हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। फ्रेंड्स, आज हम हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज लेंगे हम लेक्चर 3 एंड इस लेक्चर में हम रेसमिंग मिक्सचर, रिजोल्यूशन, डायस्टीरियोमर्स एंड इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे रेसमिक मिक्सचर। ठीक है फ्रेंड्स, रेसमिक मिक्सचर। देखिए फ्रेंड्स, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो टाइप्स के आइसोमर्स को डिस्कस किया था, दैट इज इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स। ओके फ्रेंड्स, तो इनैंशियोमर्स में फ्रेंड्स हमने देखा था कि इनैंशियोमर्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहे थे, आपस में मिरर इमेज होते, एंड ये दो टाइप के थे फ्रेंड्स। एक तो वो थे फ्रेंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे, विच इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और स्मॉल डी, एंड एक वो थे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे, यानी लीवो रोटेटरी और माइनस। ओके फ्रेंड्स, ये दो टाइप के हमने इनैंशियोमर देखे थे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अगर ये इनैंशियोमर्स जो हमने बात करी डी और एल, एक सॉल्यूशन में अगर इनकी दोनों की इक्विमोलर प्रेजेंस है, तब वो मिक्सचर या सॉल्यूशन क्या होता है, आपका रेसमिक मिक्सचर होता है। इट मींस द इक्विमोलर प्रेजेंस ऑफ बोथ इनैंशियोमर इन अ मिक्सचर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। ओके फ्रेंड्स, सो आपको ये पता होना चाहिए, इक्विमोलर mixture of both isomers is known as racemic mixture. For example, mixture contained a 50% of D enantiomer plus 50% of L enantiomer. Then this mixture will be known as racemic मिक्सचर। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इस मिक्सचर की बात करें तो ये जो मिक्सचर है आपका रेसमिक मिक्सचर, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये मिक्सचर आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, मींस ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, जैसे कि इनैंशियोमर जो सिंगल इनैंशियोमर होता है डी या एल वो करता है। यहां पर ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, एंड इसका जो हम रीजन देते हैं वो देते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको पता लग गया दैट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ आइसोमर आर नोन एज रेसमिक मिक्सचर, मींस 50% डी एंड 50% एल प्रेजेंट है, इसको हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, किस तरह से। ये कंपाउंड है, एक एल्डिहाइड। जब आप इस एल्डिहाइड की गिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम, तो हमको सबको पता है बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है। इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका एक एल्कोहल बनेगा। किस तरह से, देखिए ये। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये आपका था एक कायरल स्टार्टिंग मटेरियल, एंड बनने वाला जो अल्कोहल है आपका वो है आपका कायरल प्रोडक्ट। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक कायरल स्टार्टिंग मटेरियल की रिएक्शन करेंगे किसी भी रिएजेंट से, तो अगर बनने वाला प्रोडक्ट कायरल होता है तो वो कायरल प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा आपका
रेसेमिक मिक्सचर होगा। कंपल्सरली ये बात ध्यान रख लीजिए आप, अगर एक कायरल स्टार्टिंग मटेरियल से कायरल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो प्रोडक्ट हमेशा रेसेमिक मिक्सचर की फॉर्म में बनेगा। मतलब जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसमें 50% तो उसके डी आइसोमर होंगे, 50% एल आइसोमर होंगे। अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। अगर आपको प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं मालूम है लेकिन आप बताना चाहते हैं कि डी एंड एल दोनों फॉर्म रूप में बनता है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख दीजिए, प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो, माइनस मीन्स लीवो, या फिर इसका जो दूसरा तरीका होता है प्रेजेंटेशन का वो इस तरह से होता है। इनको आप बोलते हैं वीगी बॉन्ड्स प्रेजेंटेशन। ये होता है आपकी वीगी बॉन्ड्स। वीगी बॉन्ड्स प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपको प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पता नहीं लेकिन आप उसको शो करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वीगी बॉन्ड से शो कर सकते हैं। इस वीगी बॉन्ड्स का क्या मतलब है, देखिए इस वीगी बॉन्ड को अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होगी। देखिए एक पॉसिबिलिटी में तो क्या है, जो आपका OH ग्रुप है वो टूवर्ड्स द व्यूअर एंड जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो अवे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में आपका हाइड्रोजन आ जाएगा टूवर्ड्स एंड आपका जो OH है वो चला जाएगा अवे। तो हमने अगर हम इन दोनों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसका एक सिंपल सा है कि वीगी बॉन्ड्स बना दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर हम दोनों इनेंशियोमर्स की बात कर रहे हैं। इनमें से एक डी होगा और एक एल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है होता है आपका रेसिमिक मिक्सचर की डिटेल। तो रेसिमिक मिक्सचर आपको एक बात और ध्यान रखने की, अगर आपके पास एक कायरल स्टार्टिंग मटेरियल है तो अगर उससे आपका कायरल प्रोडक्ट बनना है तो बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो हमेशा ही क्या होंगे, आपके रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्म में बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अगर आप बात करते हैं कायरलिटी की और कायरल मॉलिक्यूल की, तो यहां पर हमने अभी देखा रेसिमिक मिक्सचर। क्या कायरल मॉलिक्यूल हमेशा इनेंशियोमेट्रिकली प्योर होता है? मीन्स अगर हम बात करें कि कायरल मॉलिक्यूल बन रहा है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो जो उसका सॉल्यूशन होगा वो इनेंशियोमेट्रिकली प्योर होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, आपका रेसिमिक मिक्सचर होगा। दोनों पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई भी कायरल मॉलिक्यूल है एंड वो इनेंशियोमेरिज्म शो कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा इनेंशियोमेट्रिकली प्योर फॉर्म में ही मिलेगा आपको। उस सबसे अच्छा एग्जांपल हम समझते हैं, देखिए ये आपको एक एमिनो एसिड है एलेनिन, एक अमीनो एसिड है एलेनिन। फ्रेंड्स देखिए क्या है, एलेनिन के बारे में इंटरेस्टिंग क्या चीज है, जो एलेनिन आपको नेचुरली मिलता है, नेचर से फाइंड होता है प्लांट से, वो इनेंशियोमेट्रिकली प्योर होता है। ये जो फॉर्म है ये इसकी इनेंशियोमेट्रिकली प्योर फॉर्म है फ्रॉम नेचर। ये जो मैंने आपको फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करी है, यहाँ पर OH आपका टूवर्ड्स एंड NH2 अवे, ये D होगा या ये नहीं पता, लेकिन ये इनेंशियोमेट्रिकली प्योर फॉर्म में, मतलब जो अगर आप जब नेचर से एक्सट्रैक्ट करेंगे एलेनिन को तो यहाँ पर सिर्फ ये ही आइसोमर या इनेंशियोमर प्रेजेंट होगा पूरे सॉल्यूशन में। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जब आप इसका लेबोरेटरी सिंथेसिस करते हैं
लेबोरेटरी सिंथेसिस ऑफ एलेनिन में क्या होता है, आपको रेसेमिक मिक्सचर मिलता है। मीन्स वही बात 50% डी प्लस 50% एल। तो यहां पर आपके ये जो मिक्सचर आपको लेबोरेटरिकली सिंथेसिस होने पर मिलेगा, ये आपका इनेंशियोमेरिकली प्योर सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर आपको मिलेगा। तो बस आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर आप कायरल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जरूरी नहीं वो इनेंशियोमेरिकली प्योर ही होगा। जनरली जो हम लेबोरेटरी में सिंथेसिस करते हैं एक कायरल स्टार्टिंग मटेरियल से कायरल मॉलिक्यूल्स का, वो आपको रेसमिक मिक्सचर की फॉर्म में ही मिलते हैं। लेकिन जब आप नेचुरली इनको मिलते हैं, जब ये आपको नेचुरली कहीं रिसोर्स से, तो वहां पर ये आपको इनेंशियोमेरिकली फॉर्म में जरूर मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एलेनिन है, एलेनिन आपको नेचर में प्योर फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन लेबोरेटरी में आपको ये रेसमिक मिक्सचर की फॉर्म में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनेंशियोमेरिक एक्सिस। शॉर्ट में इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई, इनेंशियोमेरिक एक्सिस। देखिए फ्रेंड्स, हमने इनेंशियोमर्स की स्टडी करी है, दो टाइप्स के होते हैं, डी या एल, और पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर सॉल्यूशन में कोई एक पर्टिकुलर इनेंशियोमर कंप्लीट प्रेजेंट है, मींस उसकी कंसंट्रेशन 100% है सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन की जो इनेंशियोमेरिक एक्सिस होगी वो होगी 100%। फिर से समझिए बात, इफ a solution contains only its one type of enantiomer, then its enantiomeric axis will be 100%। ओके फ्रेंड्स, ये बात समझ आई आपको। अब देखिए, अगर आपके पास एक इनेंशियोमर तो कंप्लीटली प्रेजेंट है, आप क्या करें, जो उसका दूसरा इनेंशियोमर होता है यानी उसकी मिरर इमेज, अगर वो ऐड कर दे थोड़ा सा उस सॉल्यूशन में, तो अब क्या होगा, उसकी इनेंशियोमेरिक एक्सिस जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कंप्लीट सॉल्यूशन में एक इनेंशियोमर होने पर तो उसकी इनेंशियोमेरिक एक्सिस की वैल्यू 100% है, लेकिन जैसे ही आप उसमें कुछ ऐड, उसका जो दूसरा इनेंशियोमर है यानी जो उसकी मिरर इमेज है वो ऐड करते हो, तो उसकी इनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। एंड जब उन दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाती है, मीन्स जब पहले एक इनेंशियोमर था, आप दूसरा ऐड करते गए, एक टाइम ऐसा है जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई सॉल्यूशन में, उस कंडीशन में क्या होता है, इनेंशियोमेरिक एक्सिस 0 हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, मतलब वो बन जाता है आपका रेसेमिक मिक्सचर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रेसेमिक मिक्सचर की इनेंशियोमेरिक एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इनेंशियोमेरिक एक्सिस के बारे में हम यहाँ पर लिख देते, क्या लिखेंगे, इफ one of the enantiomer present in solution, then the enantiomeric axis of this solution will 100%। Okay friends, but when we add its mirror image in a solution, मिरर इमेज किसकी, जो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उसकी, when we add its mirror image in solution, then E will decrease, and for racemic mixture it will be 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, रेसमिक मिक्सचर के इनेंशियोमेरिक एक्सिस की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, 0 होती है। ओके फ्रेंड्स,
इनएंशियोमेरिक एक्सिस निकालते कैसे हैं? इनएंशियोमेरिक एक्सिस निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ लार्जर कंपोनेंट माइनस परसेंटेज ऑफ लोअर कंपोनेंट। परसेंटेज ऑफ लार्जर कंपोनेंट में से आप परसेंटेज ऑफ लोअर कंपोनेंट को माइनस कर दीजिए तो सॉल्यूशन की इनएंशियोमेरिक एक्सिस आपको मिल जाएगी। इनएंशियोमेरिक एक्सिस किसकी मिलेगी एक्चुअली में फ्रेंड? जो लार्जर कंपोनेंट है। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 70% तो आपके पास आर इनएंशियोमर प्रेजेंट है एंड 30% एस इनएंशियोमर प्रेजेंट है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इस सॉल्यूशन की इनएंशियोमेरिक एक्सिस निकालना चाहे तो इनएंशियोमेरिक एक्सिस क्या मैंने आपको बताई है? परसेंटेज ऑफ लार्ज that is 70 minus percentage of lower component that is 30. So enantiomeric axis of the solution is 40% R. ओके फ्रेंड्स, समझ आ गया? तो 40% तो क्या है आपकी इनएंशियोमेरिक एक्सिस हो गई एंड रेस्ट जो आपका 60% होगा वो क्या हो जाएगा? आपका रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा 100% में से। टोटल सॉल्यूशन 100% है, उसमें से इनएंशियोमेरिक एक्सिस किसकी? 40% आर की। इस तरह से निकाली तो जो रेस्ट सॉल्यूशन जो 60% बचा है आपका वो क्या हो जाएगा? आपका रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। तो समझ आएगा फ्रेंड्स आपको इनएंशियोमेरिक एक्सिस का। इसका देखिए एक और फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाले जो वीडियो उसमें हमने स्पेसिफिक रोटेशन की बात करी थी फ्रेंड्स। किसी भी इनएंशियोमर का स्पेसिफिक रोटेशन आप पोलरीमीटर से फाइंड करते हैं। ये हर एक कंपाउंड का स्पेसिफिक होता है एंड इसकी वजह से आप ये पता कर सकते हैं कि एक तो वो कितने एंगल से प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस स्पेसिफिक रोटेशन से हम क्या रिलेशन देखते हैं इनएंशियोमेरिक एक्सिस का? वो क्या होता है देखिए, इनएंशियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू थीटा दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर अपॉन थीटा, यानी स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर इनएंशियोमर इनटू 100। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इनएंशियोमेरिक एक्सिस का आपके स्पेसिफिक रोटेशन से रिलेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर इनएंशियोमर इनटू 100। यहां पर आपको थीटा प्योर किसका मानना है? ये मानना है आपको लार्जर कंपोनेंट का। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका एक फॉर्मूला है इनएंशियोमेरिक एक्सिस का। यहाँ पे थीटा प्योर बस आपको ध्यान रखना, प्योर जो लार्जर कंपोनेंट है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितना दे रखा है वो वैल्यू आपको रखनी है। थीटा मिक्सचर है तो इस तरह से आप क्या फ्रेंड्स, इस रिलेशन से आप 3 वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर एंड प्योर इनएंशियोमर दे रखा है तो इनएंशियोमेरिक एक्सिस मिल जाएगी। आपको इनएंशियोमेरिक एक्सिस एंड प्योर मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन है तो आपको स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या है, आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका इनएंशियोमेरिक एक्सिस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं समझने के लिए। देखिए क्या फ्रेंड्स, आपको 2 आइसोमर गिवन है, उनके प्योर कंपाउंड प्योर कंपोनेंट की स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है आर एन एस की एंड उनकी परसेंटेज गिवन है सॉल्यूशन में कितनी है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनएंशियोमेरिक एक्सिस ले लेते हैं। ये कितने है आपकी 28 आर। अब आपको पता है फॉर्मूला, देखिए इनएंशियोमेरिक एक्सिस का फॉर्मूला है थीटा मिक्सचर अपॉन थीटा प्योर। तो इनएंशियोमेरिक एक्सिस कितनी मिली आपको 28
इनटू इक्वल टू, हमको ये फाइंड करना है थीटा मिक्सचर अपॉन थीटा प्योर। देखिए मैंने आपको बताया था थीटा प्योर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर कंपोनेंट हमको कौन सा लेना, जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। यहाँ पर लार्जर क्वांटिटी में कौन सा है, आर प्रेजेंट है 64, तो इट मीन्स यहाँ पर हम क्या लेंगे 52 इंटू 100। सो यहां से आपका थीटा मिक्सचर कितना हो जाएगा 28 इंटू 52 माइनस में अपॉन 100 विच इज इक्वल टू -14.56। ओके फ्रेंड्स, तो थीटा मिक्सचर आपको मिल गया -14.56। तो इस तरह से हम क्या इनेंशियोमेट्रिक एक्सिस का फॉर्मूला यूज करके ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे गए तो ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वो है रिजोल्यूशन। देखिए रिजोल्यूशन में क्या होता है फ्रेंड्स, रिजोल्यूशन एक टेक्निक होती है फॉर सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर्स। सो सेपरेशन ऑफ enantiomers called resolution, known as resolution। अब देखिए फ्रेंड्स इनेंशियोमर को सेपरेट करना है। ओके, यहां पर हम देखिए फ्रेंड्स क्या है कि इनेंशियोमर को हमने देखा था दो टाइप्स के थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डी और एल। इट मींस आपको क्या है इनको सॉल्यूशन में से सेपरेट करना है, डी को अलग करना है, एल को अलग करना है। सो इस बेस पर क्या होता है, अगर आप रिजोल्यूशन की बात करें, सेपरेशन की बात करें, तो दो टाइप्स के नहीं, हम इनेंशियोमर्स को दो टाइप्स में कर सकते हैं डिवाइड। यस, इनेंशियोमर्स तो चलिए सेपरेट होते ही है, कंपाउंड्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं रिजोल्यूशन के बेस पर। इनेंशियोमर्स को नहीं, कंपाउंड को हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक तो होते हैं आपके रिजोल्वेबल कंपाउंड्स एंड एक होते हैं आपके नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड्स। एक होता है आपके रिजॉल्वेबल एंड एक होता है आपके नॉन रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल कैन बी सेपरेटेड। इट मीन्स ऑल chiral compounds are resolvable in nature, मीन्स ऑल इनेंशियोमर्स आर रिजॉल्वेबल इन नेचर। जिसको भी हमने इनेंशियोमर बोला है वो क्या होंगे, रिजॉल्वेबल होंगे नेचर में, क्योंकि आपको पता है कि इनेंशियोमर्स कायरल ही होते हैं, एकायरल तो आपके इनेंशियोमर होते नहीं। तो इनेंशियोमर्स हमेशा रिजॉल्वेबल होते हैं, कायरल कंपाउंड्स हमेशा रिजॉल्वेबल होंगे, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो और फिर अब देखिए नॉन रिजॉल्वेबल। नॉन रिजॉल्वेबल में क्या होता है फ्रेंड्स, दो कैटेगरी हम देखेंगे। एक तो होते हैं आपके जितने भी एक आयरल कंपाउंड्स होते हैं, एक आयरल कंपाउंड्स के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी फ्रेंड्स, या तो उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन या बोथ प्रेजेंट हो, तो वो क्या होंगे, एक आयरन। तो जिस भी कंपाउंड में ये दोनों में से कोई भी एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो जाएगा एक आयरन, और वो आपका रिजॉल्वेबल भी नहीं होता है, तो वो होगा आपका पहला नॉन रिजॉल्वेबल। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आपके मीसो टार्टरिक एसिड था, ये मीसो टार्टरिक एसिड, यहां पर ये प्लेन प्रेजेंट था इसमें। एक है आपका पेंटेन 2,3,4 ट्राइऑल, ये ट्राइऑल कंपाउंड, इनमें भी प्लेन प्रेजेंट है। तो इट मीन्स ये क्या है, आपके नॉन रिजॉल्वेबल होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन आप देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इनमें देखें नॉन रिजॉल्वेबल में एक आयरन तो हो ही गए, ये आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी इनमें आती है जो देखिए फ्रेंड्स, वो कायरल तो है लेकिन नॉन रिजॉल्वेबल है, वो होता है आपके पिरामिडल इन्वर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा।
पिरामिडल इन्वर्जन। देखिए फ्रेंड्स, पिरामिडल इन्वर्जन क्या होता है? पिरामिडल इन्वर्जन बेसिकली आपको मिलता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम ले अमोनिया, अमोनिया देखिए फ्रेंड्स क्या है, इस तरह से होता है पिरामिडल शेप में। फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पर, तो हमको लग रहा है देखिए कि ये केवल एक इस तरह से पिरामिड की तरह प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या, sp3। देखिए क्या होता है sp3 से ये चेंज होता है आपके sp2 ट्रांजिशन स्टेट में। किस तरह से? इस तरह से। यहाँ पे जो इसका लोन पेयर है वो क्या हो जाता है, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में चला जाता है। एंड इसके बाद ये क्या इस तरह से चेंज हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले इसके सारे बॉन्ड्स थे आपके इस तरफ, वहां पे उस वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा उस तरफ चले गए। ये क्या फिनोमिनन है, इसको आप बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्जन, या फिर इसको हम इस अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। एक इसकी दूसरी टर्म होती है अम्ब्रेला इन्वर्जन। देखिए अम्ब्रेला को हम किस तरह से समझते हैं, अम्ब्रेला इस तरह से होता है अगर आप देखें, और अगर आप अम्ब्रेला को बीच में से दबाते तो वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उसकी सब ऊपर हो जाती है। अगर आप कभी करके देखना, अम्ब्रेला को नीचे की तरफ रहती है सारी उसकी छाते की, लेकिन जब आप जैसे उसको बीच में से झटका देते तो सब ऊपर की तरफ उल्टी हो जाती है बिल्कुल। सिमिलरली इसमें भी क्या इस तरह से कि नाइट्रोजन को आप बीच में से क्या अगर ऐसे पुश करो तो जो बॉन्ड्स उसके नीचे थे वो तीनों के तीनों ऐसे ऊपर चल जाते हैं। तो ये क्या होता है, इस ट्रांजिशन स्टेट की हेल्प से एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। तो इट मीन्स इनमें भी क्या होता है, इनका रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है अमोनिया का। ये किसी भी एक स्ट्रक्चर में क्या फिक्स नहीं रह पाते सॉल्यूशन में। तो इसलिए इनमें पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से ही क्या होता है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं आपके डिसॉल्वेबल नहीं होते, नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए यहाँ पर तो आपको बिकॉज ये भी दिख रहा है कि चलिए पिरामिडल इन्वर्जन है, दूसरा यहाँ पे प्लेन भी प्रेजेंट है। अगर हम इसको प्लेन हटा दें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप माने कि यहाँ पर अलग अलग ग्रुप अटैच कर दें, यहाँ पर कोई R1 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर कोई R2 ग्रुप लगा दिया इस तरह से, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब प्लेन तो हट गया। इट मीन्स अब क्या बन गया आपका एक कायरल नाइट्रोजन। पहले अमोनिया में क्या नाइट्रोजन कायरल ही था, अब देखिए नाइट्रोजन को आपने कायरल बना दिया। लेकिन इसके बावजूद क्या होगा, पिरामिडल इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन होने की वजह से ये कंपाउंड रिजॉल्वेबल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, नॉन रिजॉल्वेबल रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है बस कि अगर आपसे इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर तो कायरल नाइट्रोजन है तो भी ये क्यों शो नहीं करता है, ये रिजॉल्वेबल कंपाउंड क्यों नहीं है, तो इसका सीधा सा आंसर है ड्यू टू पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन किस तरह से होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट sp3 से sp2 ट्रांजिशन स्टेट फिर वापस से sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है आपके पिरामिडल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। लेकिन फ्रेंड्स जो इसके बाकी कंपाउंड्स है, जैसे आप माने सल्फर एंड फास्फोरस, इनमें क्या होता है, इनका साइज बड़ा होने की वजह से, एनर्जी बैरियर हाई होने की वजह से इसके जो आपके इस तरह के कंपाउंड होते हैं, मीन्स ट्राइंगुलर ज्योमेट्री के, ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री के, ये क्या होता है आपके रिजॉल्वेबल होते हैं। ये सल्फर और फास्फोरस के कंपाउंड क्या होते हैं आपके पिरामिडल इन्वर्जन शो नहीं करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओनली नाइट्रोजन की कंपाउंड ही क्या होंगे आपके पिरामिडल इन्वर्जन शो करेंगे। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स एक और कंडीशन क्या है, अगर आप देखिए फ्रेंड्स नाइट्रोजन अगर स्मॉलर रिंग में प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी क्या आपका पिरामिडल इन्वर्जन एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर रिंग स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स,
तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन अगर अलग अलग वैलेंसी से बाउंड है तो पिरामिडल इन्वर्जन शो करेगा, लेकिन अगर ये स्मॉलर रिंग कंपाउंड है तो पिरामिडल इन्वर्जन शो नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या है, एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है। ये आपका ऑक्स एजिड्रीन कंपाउंड है, ऑक्स एजिड्रीन बोलते हैं इसको। तो ऑक्स एजिड्रीन आपका पिरामिडल इन्वर्जन शो नहीं करता बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, रिंग में एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होने की वजह से। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था रिजोल्यूशन का, जिसमें आपको ये पता है रिजोल्वेबल क्या है, जितने भी कायरल है वो रिजोल्वेबल हो गए, एंड जो आपके एक तो नॉन कायरल हुए वो नॉन रिजोल्वेबल है। दूसरा पिरामिडल इन्वर्जन में ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पिरामिडल इन्वर्जन होने की वजह से कायरल नाइट्रोजन होता है फिर भी क्या है, रिजोल्वेबल नहीं होते, लेकिन सल्फर और फास्फोरस रिजोल्वेबल होते हैं। नाइट्रोजन स्मॉल रिंग में होने के बाद भी क्या होता है, रिजोल्वेबल होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स हमारा, डायास्टीरियोमर्स। अभी तक हमने जितनी भी बात करी वो करी थी इनैंशियोमर्स के लिए। इनैंशियोमर क्या होते हैं, इनैंशियोमरिक एक्सिस एंड रिजोल्यूशन, ये सब क्या था, इनैंशियोमर से रिलेटेड टॉपिक थे। नाउ हम बात करते हैं डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स का अनदर टाइप था आपके डायास्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर इससे पहले हमने समझ लिया। तो देखिए डायास्टीरियोमर्स को हमने बोला था बिल्कुल इनैंशियोमर्स का अपोजिट, मींस स्टीरियो isomers which are not mirror images to each other. इनैंशियोमर्स तो फ्रेंड्स क्या थे, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। डायस्टीरियोमर्स क्या है, आपके स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स क्या था, इनैंशियोमर्स की जब हम बात करते हैं तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, आइडेंटिकल थी। यहां पर क्या होता है, जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरह से हम क्या डिफरेंस देखते जा रहे हैं इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर में। इनैंशियोमर पहला डिफरेंस आपने देख ही लिया, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। डायस्टीरियोमर मिरर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट डिफरेंस था आपके कि इनैंशियोमर को हमने कहा था कि इनकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। यहाँ पर क्या होती है, जो दो डायस्टीरियोमर्स की हम बात करेंगे उनकी तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी। अब देखिए तीसरा डिफरेंस क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, इनैंशियोमर में हमने कंडीशन बताई थी कि कंपाउंड शुड बी स्ट्रिक्टली कायरल इन नेचर। अगर आपके कंपाउंड कायरल होगा तब भी वो इनैंशियोमेरिज्म शो करेगा। इनैंशियोमेरिज्म एंड कायरलिटी हमने देखी थी पिछले लेक्चर में। तो और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, चाहे आपका कंपाउंड कायरल हो या ए कायरल, वो डायस्टीरियोमर्स शो करेगा। तो इट मींस यहाँ पर बोथ कायरल एंड ए कायरल कंपाउंड शो डायस्टीरियोमेरिज्म। So both chiral and achiral compounds show this। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एंड मेजर डिफरेंस है आपके इनैंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर। स्टीरियोमर में आपको ध्यान रखना है। पहला डिफरेंस हो गया मिरर इमेजेस से रिलेटेड, इनैंशियोमर होते हैं डायस्टीरियोमर नहीं होते। दूसरा डिफरेंस हो गया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, इनैंशियोमर होते हैं डायस्टीरियोमर में डिफरेंट होती है, इनैंशियोमर में सेम होती है। तीसरा एंड मेजर डिफरेंस क्या है, ओनली दोज कंपाउंड्स व्हिच आर स्ट्रिक्टली कायरल शो इनैंशियोमेरिज्म, मीन जिनमें सिर्फ कायरलिटी प्रेजेंट होगी वो ही कंपाउंड इनैंशियोमेरिज्म शो करते हैं। लेकिन जो एकायरल होंगे वो डायस्टीरियोमर भी बनाएंगे। कायरल तो बनाएंगे लेकिन एकायरल भी क्या है, डायस्टीरियोमरिज्म शो करेंगे, डायस्टीरियोमर्स बनाएंगे। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल लेते हैं हम। एक इपॉक्साइड का एग्जांपल लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों क्या है, टुवर्ड्स द व्यूअर है दोनों ग्रुप। तो ये आपका है सिस इपॉक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, इसी का जो डायस्टीरियोमर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ट्रांस इपॉक्साइड होगा। देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पे दोनों सेम साइड थे, टुवर्ड्स द व्यूअर थे। यहाँ पे दोनों ग्रुप एक टुवर्ड्स एक अवे है, एक दूसरे का ऑपोजिट चले गए, टुवर्ड्स एंड अवे। तो ये हो गया आपका ट्रांस इपॉक्साइड। सो रिलेशन क्या बना आपका सिस एंड ट्रांस में, दैट बोथ आर डायस्टीरियोमर्स। ओके फ्रेंड्स, एंड ये क्या है आपके कायरल डायस्टीरियोमर्स। देखिए इसमें ना तो आपके सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, ना ही यहाँ प्लेन लग रहा है। तो इट मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल हो गया। एंड ये वाला भी क्या है, कायरल है। सिस एंड ट्रांस बोथ आर कायरल। तो ये आपका एग्जांपल है किसका, कायरल डायस्टीरियोमर का। इसी का नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं फ्रेंड्स, ए कायरल डायस्टीरियोमर का। देखिए किस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, इनमें भी हम क्या है, सिस एंड ट्रांस बनाएंगे। देखिए एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ये OH ग्रुप, ये क्या है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। दोनों क्या है आपके टुवर्ड्स द व्यूअर है, सॉलिड बॉन्ड से प्रेजेंट किया है। ये क्या है आपका सिस। इसी का अपोजिट देखिए, इसका ट्रांसफॉर्म हम कैसे बनाएंगे। साइक्लोहेक्सेन बनाया, OH तो टुवर्ड्स बना दिए। अभी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या बनाया आपने, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या बनाया आपने, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ आपका ट्रांस। सो दे ऑल्सो आर डायस्टीरियोमर्स। ओके फ्रेंड्स, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, देखिए यहां पर अगर आप इस तरह से देखें तो इनमें एक प्लेन प्रेजेंट होती है, जो प्लेन टर्शियरी ब्यूटाइल टू OH को इक्वली कट करती है। इसी तरह यहां पर भी ट्रांस में भी क्या है, इसको ये प्लेन कट करेगी बोर्ड के प्लेन से। तो ये क्या है आपके डायस्टीरियोमर्स का, लेकिन ए कायरल। इससे पहले वाले जो आपने इपॉक्साइड देखे थे वो तो थे कायरल डायस्टीरियोमर्स, एंड ये क्या है आपके ए कायरल डायस्टीरियोमर्स। तो ये जो पॉइंट है इससे प्रूफ होता है कि डायस्टीरियोमर्स आर बोथ कायरल एंड ए कायरल कंपाउंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डायस्टीरियोमर की स्टडी से हमको क्या पता लगा, अगर कंपाउंड है आपका ए कायरल तो ये शो करेगा ओनली डायस्टीरियोमर्स। ए कायरल जो हमने देखा, ए कायरल क्योंकि इनेंशियोमर तो होते नहीं है, लेकिन अगर आपका कंपाउंड है कायरल तो ये शो करेगा इनेंशियोमर प्लस डायस्टीरियोमर बोथ। तो आपको ये ध्यान रखनी है बात कि ए कायरल कंपाउंड्स ओनली डायस्टीरियोमर्स बनाते हैं, कायरल कंपाउंड्स इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर
दोनों का फॉर्मेशन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या होती है देखिए फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। देखिए फ्रेंड्स, एक कंपाउंड हम ड्रॉ करते हैं। इससे पहले हमने कंपाउंड ड्रॉ किया था, मैं आपको बताता हूं। ये कहता है हमारा सिस इपॉक्साइड। ओके फ्रेंड्स, एंड इसी का हमने जो डायस्टीरियोमर बनाया था वो क्या बनाया था, ट्रांस इपॉक्साइड। ये सो इट मीन्स each compound have a pair of diastereomers which have a pair of enantiomers। वापिस से सुनिए, each chiral compound have a pair of diastereomers which have a pair of enantiomers। फिर से समझिए मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये जो है आपके पेयर, ये जो कायरल कंपाउंड था आपका सिस, इसका डायस्टीरियोमर था आपका ट्रांस। इस सिस का इनेंशियोमर होता है इसका अपोजिट सिस, इसकी मिरर इमेज। क्या होगी इसकी मिरर इमेज, देखिए सिस की, ये दोनों टूवर्ड्स द व्यूअर है, तो यहां पे दोनों ग्रुप क्या चल जाएंगे, अवे द व्यूअर। लेकिन ये अभी भी रहेगा सिस ही बना, क्योंकि दोनों है तो सेम साइड ही, यहां पर भी दोनों सेम साइड थे। इसी तरह अगर हम ट्रांस का इनेंशियोमर बनाए तो वो भी क्या बनेगा आपके, मिरर इमेज बनाते इसकी। देखिए जो टूवर्ड्स था वो कहां चल जाएगा, अवे। एंड जो अवे है वो कहां जाएगा आपका, टूवर्ड्स। तो ये अभी भी क्या है आपका ट्रांस। एंड आपको ये पता लग रहा है कि ये आपके क्या है, इनेंशियोमर्स है। ये भी आपके क्या है, इनेंशियोमर्स है। एंड ये जो दोनों आपने बनाए हैं ये दोनों भी क्या है आपस में डायास्टीरियोमर्स है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक तरह से रिलेशन बनता है। एक कंपाउंड अगर एक कायरल कंपाउंड है तो उसके पास एक खुद का इनेंशियोमर, एक खुद का डायस्टीरियोमर होता है, और हर डायस्टीरियोमर का अपना एक इनेंशियोमर होता है। तो कंपाउंड के पास एक पेयर ऑफ हर एक के पास एक पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर है, एंड हर एक डायस्टीरियोमर का अपना क्या इनेंशियोमर है। तो ये एक इनेंशियोमरिक पेयर, ये एक, तो दो इनेंशियोमरिक पेयर होते हैं, दो डायस्टीरियोमरिक पेयर होते हैं एक तरह से एक पूरे कंपाउंड में। या ये एक रेसेमिक मिक्सचर की बात करें हम, रेसेमिक मिक्सचर में देखिए सिस के दो है, ट्रांस के भी दो है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री का। ओके, देखते हैं वो क्या होता है। देखिए रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो कोई केमिस्ट सपोज सिंथेसिस करता है इसमें से किसी कंपाउंड का, तो देखिए क्या होता है, अगर केमिस्ट ये बोले कि वी वांट टू सिंथेसिस दिस डायस्टीरियोमर्स, मींस केमिस्ट चाहता है
डायस्टीरियोमर्स का सिंथेसिस करना। ओके, मतलब एक सिंथेसिस कर रहा है, वो कर रहा है सिस एंड ट्रांस, दोनों सिंथेसिस हो रहे हैं इसमें, तब तो वो हो गया आपकी रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर किसी सिंथेसिस में आपके सिस एंड ट्रांस दोनों ही सिंथेसिस हो रहे हैं, दोनों डायस्टीरियोमर्स का सिंथेसिस होना है कायरल मॉलिक्यूल के, तब तो वो क्या हो गया आपका रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई। एंड अगर केमिस्ट्री बोले कि वी वांट सिंथेसिस दिस इनेंशियोमर ऑफ दिस डायस्टीरियोमर, मींस केमिस्ट एक पर्टिकुलर इनेंशियोमर का सिंथेसिस करना चाहते हो डायस्टीरियोमर के, तब वो क्या होती है आपकी एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री। फिर से समझते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगर आप एक सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, आपको पता है पॉसिबिलिटी है कायरल मॉलिक्यूलर इनेंशियोमर भी बनेंगे, डायस्टीरियोमर भी बनेंगे। अगर सिंथेसिस में डायस्टीरियोमर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पर सिस और ट्रांस दोनों है, तब तो वहां पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री। लेकिन अगर आप सिंथेसिस में एक पर्टिकुलर इनेंशियोमर का सिंथेसिस कर, जैसे यहाँ पर आपको 4 इनेंशियोमर दिए गए, इसके भी ये 2 है, इसके भी 2, आप चाहते कि केवल इसका आपको सिंथेसिस करना है, बाकी 3 का ना हो, तो ये यहाँ पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री अप्लाई होगी वो क्या होगी आपकी एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। तो देखिए डायस्टीरियोमर्स की रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होती है एंड इनेंशियोमर्स की एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होती है। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है that diastereomers have different relative stereochemistry and enantiomers have different absolute stereochemistry। तो ये बस सिंथेसिस से रिलेटेड, अगर दोनों डायस्टीरियोमर सिंथेसिस होता है रिएक्शन में तो रिलेटिव, एंड अगर कोई एक पर्टिकुलर इनेंशियोमर सिंथेसिस होता है तो एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये था आपका आज का लेक्चर फ्रेंड्स, जहां पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस की इनेंशियोमर से रिलेटेड, इनेंशियोमर एक एक्सिस से रिलेटेड, डायस्टीरियोमर से रिलेटेड, एंड लास्ट हमने डिस्कस किया रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री। आगे के लेक्चर्स में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।